गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 7 में सब्जेक्ट हिंदी के अंदर इकाई 3 सच्चा हीरा उसका जो अभ्यास है वह मैं आपको समझाऊंगी। पहला प्रश्न हमारा है, प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? तो उसका उत्तर मैं समझाती हूँ आपको। चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा सादा और सरल स्वभाव का था। कि चौथी स्त्री का जो बेटा है वह कैसा था? तो बहुत ही सीधा सादा और सरल स्वभाव का था। सिर पर पानी से भरा घड़ा उठाए ला रही माँ को उसने अनदेखा नहीं किया। जो बाकी की 3 स्त्रियां हैं उनके बेटे जो है वह उनकी तरफ देखते भी नहीं है, जबकि चौथी स्त्री का बेटा जो है वह अपनी माँ को अनदेखा करता नहीं है। वह माँ के पास गया और घड़े को उसके सिर पर से उतार कर अपने सिर पर रख लिया। घड़ा लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा। इस तरह अपनी माँ के प्रति सच्चा सेवा भाव दिखाकर उसने खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया। कि उसने क्या किया कि अपने माँ के सिर पर से घड़ा लेकर वह अपने सिर पर रख लेता है और वहाँ घड़ा लेकर वहाँ घर की तरफ चल पड़ता है। तो इस तरह अपनी माँ के प्रति सच्चा सेवा भाव दिखाकर उसने खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया। आगे का प्रश्न हम समझते हैं, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? तो आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है। आदमी में ज्ञान और गुण होना अच्छी बात है। उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है। उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है। लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतारता तो वह व्यर्थ है। लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतारता तो वह व्यर्थ है। कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता। अपने ज्ञान और गुण को कर्म में उतार कर ही उन्हें सफल बनाया जा सकता है। इस प्रकार कर्म करके बड़ों की सेवा और ज़रूरतमंदों की मदद करके ही आदमी सच्चा हीरा बन सकता है। जिस प्रकार जो 3 स्त्रियां हैं उनके बेटे जो है वहाँ उनके पास ज्ञान है, किसी के पास वह ज्ञान है जो अच्छा गा सकता है, किसी के पास यह इतना ज्ञान है कि वह भीम सा बलवान है, भीम जैसे शक्तिशाली है। फिर तीसरा जो है तो उसके पास सब कुछ याद वह रख सकता है, तो वह ज्ञान है। तो वह अपनी माँ को बिना देखे उसी रास्ते से वहाँ जा रहे थे और कोई भी लड़का जो है वह अपनी माँ की ओर देखता भी नहीं है। तो वह उसके पास भले ही ज्ञान कितना क्यों ना हो, लेकिन जब वह ज्ञान वह आचरण में नहीं उतारता तो वह ज्ञान जो है वह किसी भी काम का नहीं है। जबकि चौथी स्त्री का बेटा जो है वह भले ही सीधा साधा सरल प्रकृति का था,
लेकिन वह अपनी माँ को देखकर वह उसके माँ के सिर पर से घड़ा अपने सिर पर वह ले लेता है और वह घड़ा घर पहुँचा देता है। तो वह भले ही उसके पास कम ज्ञान हो, लेकिन जितना भी ज्ञान है तो वह उसने आचरण में उतारा है। तो इसी प्रकार यहाँ जो चौथी स्त्री का बेटा जो है तो वह सच्चा हीरा बन गया। आगे प्रश्न नंबर 2, रूपरेखा के आधार पर कहानी लेखन कीजिए। रूपरेखा के आधार पर कहानी लेखन कीजिए। सुख का रहस्य अथवा बीमारी का इलाज। सुख का रहस्य अथवा बीमारी का इलाज। चंद्रपुर इलाके में राजा कुंवर सिंह जी बड़े भाग्यवान थे। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। फिर भी एक बार वे बीमार पड़ गए। कई वैद्यों ने उनका इलाज किया, लेकिन कुंवर सिंह जी को कुछ फायदा नहीं हुआ। राजा की बीमारी बढ़ती गई। सारे नगर में बात फैल गई। तब एक अनुभवी बूढ़े ने राजा के पास आकर कहा, महाराज, आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनिए, अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। बूढ़े की बात सुनकर राजा ने सोचा, इतने इलाज किए हैं तो एक और सही। राजा कुंवर सिंह जी सुखी मनुष्य की खोज में निकले। बहुत तलाश के बाद वे एक खेत में जा पहुँचे। जेठ की धूप में एक किसान अपने काम में लगा हुआ था। राजा ने उससे पूछा, क्यों जी, तुम सुखी हो? किसान ने विनय से कहा, ईश्वर की कृपा से मुझे कोई दुख नहीं है। यह सुनकर राजा का अंग अंग प्रफुल्लित हो उठा। यहाँ पर उस किसान का कुर्ता मांगने के लिए ज्यों ही उन्होंने उसके शरीर की ओर देखा, उन्हें मालूम हुआ कि किसान सिर्फ धोती पहने हुए है और उसकी सारी देह पसीने से तर है। तुरंत राजा समझ गया कि कठिन श्रम करने के कारण ही यह किसान सुखी है। राजा ने आराम चैन छोड़कर परिश्रम करने का संकल्प किया। थोड़ी ही दिनों में राजा की बीमारी दूर हो गई। यहाँ पर हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि श्रम से ही स्वास्थ्य प्राप्त होता है और सच्चा सुख मिलता है। आगे निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। पुराने ज़माने की बात है। कनकपुर देश के दरबारियों की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। उनकी बुद्धि की प्रशंसा सुनकर दूसरे देश का दरबारी उनकी परीक्षा लेने के लिए आया। उसके एक हाथ में असली फूलों की माला और दूसरे हाथ में नकली फूलों की माला थी।
उसने दरबारियों से कहा, श्रीमान, क्या आप हाथ लगाए बिना बता सकेंगे कि इनमें से कौन सी माला असली फूलों की है? सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। दोनों मालाएं बिल्कुल समान लग रही थी। विदेश के दरबारी के प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल था, पर आखिर एक बुद्धिमान दरबारी खड़ा हुआ। उसने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इन दोनों मालाओं को सामने के उद्यान के एक पेड़ के डाल पर लटका दिया जाए। उस दरबारी की बात मानकर वे मालाएं पेड़ की डाल पर लटका दी गई। कुछ ही समय में भन 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 करती हुई मधुमक्खियाँ आई और एक माला पर बैठ गई। दूसरी माला के पास एक भी मक्खी नहीं गई। यह देखकर दरबारी ने कहा, जिस माला पर मधुमक्खियाँ बैठी वहाँ असली फूलों की माला है, दूसरी नकली फूलों की माला है। उस दरबारी की बुद्धि की सबने प्रशंसा की। दूसरे देश के दरबारी ने भी कनकपुर के दरबारी का लोहा मान लिया। इसके कनकपुर के दरबार की ख्याति और भी बढ़ गई। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कहानी का सारांश लिखिए। टेक्स्ट बुक के अंदर कहानी जो है वह बताई गई है और यहाँ पर उसका सारांश दिया गया है। एक दिन एक शिकारी एक पेड़ के नीचे सो रहा था। ज्यों ही उसके मुंह पर धूप आने लगी, एक राजहंस ने अपने पंख फैला दिए ताकि शिकारी के मुंह पर धूप न आए। यह देखकर राजहंस से ईर्ष्या करने वाला कौवा शिकारी के सिर में चोंच मारकर उड़ गया। शिकारी उठा और गुस्से में आकर बाण चला रहा था कि इसके पहले ही राजहंस उड़ गया। राजहंस को मरवाने की कौवे की युक्ति धरी की धरी रह गई। तो यहाँ पर हमारा जो अभ्यास जो है वह कंप्लीट होता है। आगे के वीडियो लेक्चर में हम उसका जो स्वाध्याय है उसे समझेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।